हेलो डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ के क्या सोर्सेज हैं, उसको हम कैसे डील करते हैं, वो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले। सिस्टम कॉम्प्लेक्स का मतलब काफ़ी उलझा हुआ और मल्टीफेसिटेड का मतलब कई चीज़ों से डील करने वाला एक कंसेप्ट है। विद हिस्टोरिकल रूट्स, जिसकी जड़ें ऐतिहासिक हैं, दैट स्ट्रेच बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर, जो हजारों टाइम के साथ साथ ये विकसित होता गया। एंड इट्स सोर्सेज आर डाइवर्स, और इसके अलग अलग सोर्सेज बन गए। हियर इज अ ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ के जो प्राइमरी सोर्सेज है, मेन सोर्सेज क्या है, उनको हम डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में डिवाइड करेंगे एंशिएंट सोर्सेज। एंशिएंट सोर्सेज के अंदर आ जाता है आपका श्रुतिस, स्मृतिस, पुराणास, डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज एंड कस्टम्स। ये जो है एंशिएंट सोर्सेज में आ जाएंगे। ये 5 सोर्सेज हैं, 4 नहीं है, तो यहाँ पर जो ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 सोर्सेज आ जाएंगे ये, ठीक है। ये 5 सोर्सेज हैं। फिर है मॉडर्न सोर्सेज। अगर मॉडर्न सोर्सेज की अगर हम बात करें तो मॉडर्न सोर्सेज में लेजिस्लेशन, जो लॉ बना है, जुडिशियल डिसीजंस, अलग अलग जजेस के जो जजमेंट्स आए हैं, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। जब कोई लॉ नहीं होता तो इक्विटी के बेस पर, जस्टिस के बेस पर, गुड कंसाइंस का मतलब है तर्कशीलता, जज की तर्कशीलता से जजमेंट दिया जाता है, डिसाइड किया जाता है। अब हम इनको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहला है श्रुतिस। मैंने हैड पॉइंटेड आउट, मैंने ने ये बताया कि द श्रुति दैट विच हैज बीन हार्ड, जो सुनी सुनाई बातें हैं। श्रुति क्या है? पुराने टाइम में, गुरुकुल के टाइम में स्टूडेंट्स शिक्षा लेने जाते थे और वहाँ उनको कुछ बोल के सिखाया जाता था, सुनाया जाता था। जो वो सुनते थे वो क्या है? श्रुतिस हैं। इज इन द थ्योरी एंड प्राइमरी एंड पैरामाउंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ का ये सबसे बड़ा सोर्स माना गया है। एंड इज बिलीव टू बी लैंग्वेज ऑफ डिवाइन रिविलेशन, और ये विश्वास किया जाता है जो देवीय जो भी वक्तव्य है, देवीय जो कुछ देवी देवताओं ने जो कुछ बातें कही है वो इसमें लिखी गई है। द वर्ड श्रुति लिटरेरी मीन्स व्हाट इज हार्ड। इसका अगर हम लिटरेरी मीनिंग देखें तो इसका सिंपल मीनिंग है व्हाट इज हार्ड, क्या सुना गया है। रिवील टू इंस्पायर्ड सेजेस, जो अलग अलग सेजिस का मतलब है ऋषि मुनियों के द्वारा जो चीजें बताई गई है। इट कंप्राइजेज ऑफ 4 वेदा, जिसमें 4 वेद काउंट होते हैं, 6 वेदांग काउंट होते हैं, एंड द 18th उपनिषद, और 18 उपनिषद इसके पार्ट हैं। डीलिंग चीफली विद रिलीजियस राइट्स एंड मीन्स ऑफ अटेनिंग ट्रू नॉलेज ऑफ मोक्ष, मोक्ष और साल्वेशन, मुक्ति की रास्ते को वो बताते हैं। वेदास आर द अल्टीमेट ट्रेडिशनल सोर्स, वेद जो है सबसे मुख्य ट्रेडिशनल सोर्स है। वेदास आर 4 इन नंबर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। और दीज वेदास, ऋग्वेद इज ओल्डेस्ट लिटरेचर, ऋग्वेद जो है सबसे पुराना है। वेदास आर सपोज टू कंटेन द डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ रिविलेशन, वेद को ये माना जाता है कि जो डायरेक्ट रिविलेशन हुई थी, डायरेक्ट बातें जो ऋषियों के द्वारा बताई गई थी, वो वेदों में इंक्लूड है। एंड आर थस हेल्ड टू बी इनफैलिएबल, और जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। श्रुतिस हैव नॉट लिटिल प्रैक्टिकल वैल्यू, श्रुति की अब जो है थोड़ी सी ही वैल्यू रह गई है। एक्चुअल में श्रुति है क्या कि जब पुराने टाइम में गुरुकुल में शिक्षा ली जाती थी तो वहाँ के गुरुजन जो चीज़ें उन्हें सिखाते थे वो बोल के बताते थे, और वो जो सुनते थे, सुनने के बाद जो भी उन्होंने सुना वो एक अपनी कॉपी में, अपने ग्रंथों में उन्होंने लिख लिया, तो वो क्या बन गया? एक ग्रंथ की फॉर्म में आ गया। और उन्हीं ग्रंथों में से वेदों को बोला गया, वेदांगों को बोला गया और उपनिषद बोला गया, वो उन्हीं ग्रंथों का ही पार्ट है। अब हम बात करें इसके सेकंड सोर्स की, स्मृति। स्मृति का मतलब होता है याद रखना। स्मृति लिटरेरी मीन्स व्हाट इज रिमेंबर्ड, जो गुरुकुल में सिखाया गया वो कितना याद रहा किसी भी स्टूडेंट को, और जो पूरा का पूरा वेदों पर बेस्ड होता था। नॉट इन द एग्जैक्ट लैंग्वेज ऑफ रिवलेशन, जो एग्जैक्ट लैंग्वेज में नहीं था। मान लीजिए मैंने आपको कुछ बताया है इस टाइम में, आपने जो कुछ समझा और कुछ टाइम बाद आपको जो याद रहा, जो आपको याद रह जाएगा, वो एग्जैक्ट वो लैंग्वेज नहीं होगी जो मैंने आपको बताई है, वो आपके खुद के व्यूज हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें स्मृति में इंक्लूड हो गई। Their authors do not claim to be divinely inspired, ये जो इनके ऑथर थे वो पूरी तरह से देवीय ताकतों से प्रेरित नहीं थे, बट बीइंग परफेक्टली फैमिलियर विद द वेदास, पर वो वेदों से फैमिलियर थे, परिचित थे। दे प्रोफेस टू कंपाइल फ्रॉम मेमोरीज द डिवाइन रूल्स हैंडेड डाउन बाय ट्रेडिशन, के द्वारा जो अलग अलग रूल बनाए गए। सो वी कैन से दैट स्मृतिज ऑफ ह्यूमन ओरिजिन, तो ये कहा जा सकता है स्मृति जो है वो मनुष्य के द्वारा ही निर्मित की गई थी। अमंग द स्मृतिज, मनु की स्मृति है इसके अंदर, फॉरमोस्ट सबसे ज़्यादा मनु स्मृति को कंसिडर किया जाता है। उसके बाद है याज्ञवल्क्य, नारद स्मृति, पराशरा स्मृति एंड बृहस्पति स्मृति।
आर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिससे कि हम लॉ के पॉइंट्स को ले सकते हैं। हिंदू लॉ किससे डील करता है? हिंदू लॉ डील करता है मैरिज से, हिंदू लॉ डील करता है सक्सेशन से, हिंदू लॉ डील करता है अडॉप्शन से, हिंदू लॉ डील करता है मेंटेनेंस से। तो इन सारी चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी इन ग्रंथों में कहीं ना कहीं थी, और उन्हीं में से कुछ पॉइंट्स उठा के ये लॉ बनाया गया है। याज्ञवल्क्य गिव्स अ लिस्ट ऑफ 20 लॉ गिवर्स। याज्ञवल्क्य स्मृति में जो 20 है वो लॉ गिवर्स यानी कि 20 ऋषियों का वर्णन किया गया है, जैसे कि मनु, अत्रि, विष्णु, हरिता, याज्ञवल्क्य, कुशाना, अंगिरा, यमा, अपस्तंभा, संव्रता, कात्यायना, बृहस्पति। ये कुछ एक नाम है, जितने आपको याद हो उतने आप लिख सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हो जब आप अपने नोट्स तैयार करोगे। अकॉर्डिंग टू द कमेंटेटर जिन्होंने कमेंट्री दी, ये ठीक है लिखी गई उस टाइम में, उसके बाद इनको एलोबरेट किया गया, इनकी व्याख्या की गई, कमेंट्री इनके ऊपर दी गई। तो विश्वेश्वरा की कमेंट्री के अनुसार ये जो ऊपर लिस्ट दी गई है एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव क्या होता है? लिमिटेड। ये लिमिटेड नहीं है, बल्कि एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया कि ये 20 लोग हो सकते हैं। स्मृति 2 प्रकार की होती है, एक प्रोज टाइप में, एक ऐसे फॉर्म में होता है, और एक पोएट्री कविता की फॉर्म में होता है। ऐसे की फॉर्म में जो स्मृतिज होती है उनमें क्या होगा? दोज इन प्रोज आर कॉल्ड धर्मसूत्र, उन्हें धर्मसूत्र बोला जाता है। धर्म से रिलेटेड सूत्र बताए गए हैं। इसके प्रिंसिपल, इनके मेन ऑथर जो थे वो थे गौतम, बोध्यान, अपस्तंभा, वशिष्ठा, प्राशरा एंड अदर्स। इनमें से कुछ एक नाम याद कर सकते हो आप। पोइट्री की बात करें तो उसे बोला गया धर्मशास्त्रा। प्रोज में धर्मसूत्रा है और पोइट्री में धर्मशास्त्रा है। द मोस्ट एमिनेंट अमंग द ऑथर्स देयर ऑफ आर मनु, याज्ञवल्क्य, नारदा, विष्णु, देवेला, बृहस्पति, कात्यायन और व्यासा। इनमें से कुछ नाम आप याद कर सकते हो। ये स्मृति की बात आ गई। इसकी बात आ गई पुराणों की। पुराणों में क्या लिखा गया है? मित्रा मिश्रा ने अपनी कमेंट्री में, कमेंट्री होता क्या है? जैसे आप किसी भी राइटर की बुक पढ़ते हो उसमें वो एलाबोरेट करके उसमें बताया गया है, उसी तरीके से कमेंट्री क्या है? किसी व्यक्ति के पर्सनल व्यू भी हो सकते हैं। मित्रा मिश्रा इन इस कमेंट्री ऑन द याज्ञवल्क्य स्मृति सेज दैट पुराणाज आर नॉट ऑथोरिटेटिव ऑन लॉ। लॉ के ऊपर ज़्यादा कुछ पुराणों में नहीं लिखा गया। ये बात किसने कही है? मित्रा मिश्रा ने कहा है। दे आर ऑल्सो ओकेजनली ट्रीटेड एज ऑथोरिटेटिव। कई बार उनको ये माना जा सकता है कि उनकी एक अथॉरिटी या उनकी एक वैल्यू है। जैसे कि गंगा सहाय वर्सेस लेखराज सिंह के केस में कोर्ट ने कहा, इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस आइदर बिटवीन द श्रुति एंड स्मृति और मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर देम कम द पुराना, which the celebrated author Colebrook stated the recount and supplement the scripture and such constitute a fifth Veda। कह रहा है कि पुराणों को आप एक फिफ्थ वेद के तौर पर मान सकते हो। ये बात की गई है गंगा सहाय के केस में। नेक्स्ट जो सोर्स आता है हमारा प्राइमरी सोर्स में, एंशिएंट सोर्स में, वो आता है डाइजेस्ट और कमेंट्रीज। जैसे बताया डाइजेस्ट एंड कमेंट्री, जो कुछ भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो निबंध थे, डाइजेस्ट थे, कमेंट्रीज थे, जो स्मृतिज को आगे एलोबरेट किया गया। संस्कृत लैंग्वेज उस टाइम में लिखा गया तो उनको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया। जैसे दाया भागा जो जिमित वाहन के द्वारा लिखी गई, मिताक्षरा जो है वो विजनेश्वरा के द्वारा, वीरमुत्रोदय मित्रा मिश्रा के द्वारा, विवादा चिंतामणि ये वाचस्पति मिश्रा के द्वारा, विवादा रत्नाकारा चंद्रेश्वर मिश्रा के द्वारा। तो मेनली इनके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो है वो ये फर्स्ट और सेकंड, ये आपने एग्जाम में यही कोट करना है जो सफिशिएंट होगा। ऐसे तो ये 10 दी हुई है, 10 सारी याद करनी आपको जरूरत नहीं है। आपने इसको पढ़ लेना, याद आपको 2 ही करना है मेनली, वो नहीं मिस करना, बाकी चाहे 8 ना याद हो। अब बात करते हैं हम कस्टम, जो फिफ्थ सोर्स है इसका। कस्टम इज ए रूल विच इज पार्टिकुलर फैमिली और पार्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन और पार्टिकुलर लोकेलिटी हैज फ्रॉम लॉन्ग यूजेज ऑब्टेन द फोर्स ऑफ लॉ। कस्टम का मतलब क्या है कि किसी एक परिवार में, किसी एक समाज में, किसी एक ग्रुप में खोला गया है। कस्टम इज ए रूल विच इज ए पार्टिकुलर फैमिली, वही चीज़ रिपीट हो चुकी है ये। इट मस्ट बी एंशिएंट, ये पुराना होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कल ही बनाया हो आपने। सर्टन फिक्स होना चाहिए, रीजनेबल उचित होना चाहिए, एंड बीइंग इन द डेरोग्रेशन ऑफ जनरल रूल, जो जनरल रूल बनाए गए उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए। मस्ट बी कंस्ट्रक्ट स्ट्रिक्टली, इनको आप काफ़ी स्ट्रिक्ट सेंस में यूज़ करोगे। द ऑब्लिगेटरी करेक्टर ऑफ कस्टम इज सो मच रिकॉग्नाइज्ड बाय द एंशिएंट टेक्स्ट राइटर, पुराने टेक्स्ट राइटर के द्वारा, जो पुराने ग्रंथ लिखने वाले लोग थे उनके द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है। कस्टम की अगर हम बात करें तो सेक्शन 3 जो हिंदू मैरिज एक्ट का है वो बात करता है कस्टम का और यूजेस का। उसके हिसाब से कस्टम क्या है? कंटिन्यूस होना चाहिए, काफ़ी लंबे टाइम से वो चल रहा है। यूनिफॉर्म मतलब अकेला हो, ऐसा हो, सभी पर इक्वली एप्लीकेबल हो। हैज ऑब्टेन द फोर्स ऑफ लॉ, उसमें लॉ का कोई रोल ना हो। ऐसे ये कह दिया जाए कि हमारे यहाँ कस्टम है कि एक हिंदू मेल जो है 4 वाइफ रख सकता है, तो वो लॉ के खिलाफ है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। अनरीजनेबल भी नहीं होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के जो कोई देश को चलाने के लिए एक समाज में जो व्यवस्था उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए।
उसके बाद इन द केस ऑफ ए रूल अप्लीकेबल ऑन इन फैमिली हैज नॉट बीन डिसकंटिन्यूड, अगर किसी एक फैमिली के अंदर रूल की बात हो रही है तो उस फैमिली से लगातार कंटिन्यू होना चाहिए। अगर किसी फैमिली में 7 फेरों का रिवाज है तो 7 फेरे होने चाहिए, 5 का रिवाज है तो 5 होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में कुछ टाइम आपने उसको यूज ही नहीं किया। डॉक्टर सूरजमणि स्टेला कुंजूर डीसी हंसदा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है, फॉर कस्टम टू हैव द कलर ऑफ रूल ऑफ लॉ इट इज नेसेसरी दैट इट मस्ट बी एंशिएंट सर्टेन एंड रिजनेबल, कि जब भी आप किसी कस्टम की बात करोगे तो वो मस्ट बी एंशिएंट होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए और रिजनेबल होना चाहिए। तो ये है हमारे एंशिएंट सोर्सेज, जिसको आज के वीडियो में हम करेंगे। पार्ट 2 इसका जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।